हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम 11th क्लास फिजिक्स लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ फिजिकल लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस चैनल को ओपन करते हैं तो पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी पसंद का है, आपके काम का है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो को आपके मुताबिक बनाने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर को डिस्कस करने में हम सबसे पहले इस पॉइंट को लेने वाले हैं कि फिजिसिस्ट एक्सप्लोर नेचर फॉर द सेम पर्पस दे फाइंड द लॉ व्हिच समराइज द फैक्ट ऑफ फिनोमेना। फिजिक्स में हम नेचर को, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में या एक्सप्लोर करने के लिए हम नेचर के उस लॉ को फाइंड करने का प्रयास करते हैं जो नेचुरल फिनोमेना के सारे फैक्ट्स को रिवील करता है, सामने लाता है। और इस प्रोसेस में फिजिक्स में हमने कुछ सर्टेन लॉ को डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, फाइंड आउट किया है। उसमें हमारा सबसे पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बताएं आपको मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन। तो इफ ए फिजिकल फेनोमेना taking place under the influence of conservative force, their mechanical energy will be conserved. अब यहां पर हमने एक नया टर्म यूज किया, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के विषय में हम 11th क्लास के ही फिजिक्स के चैप्टर 6 में वर्क पावर और एनर्जी में पढ़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इस समय हम कंजर्वेटिव फोर्स के विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि इफ वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, अगर वर्क डन पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है तो फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव। Again I am saying, if work done does not depend on path, तो force is said to be what? Conservative. तो फर्स्ट लॉ क्या है कि if a physical phenomena governed or controlled or taking place under the influence of conservative force, their mechanical energy will be constant. Mechanical energy में कोई चेंज नहीं होगा। क्या मतलब? देखिए, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल सकता है, लेकिन दोनों के सम में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा भी है, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि इसके विषय में हमें आगे और पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी फेनोमेना हो, अगर हम उसके टोटल एनर्जी की बात करें दैट ऑलवेज रिमेन व्हाट? कांस्टेंट, कंजर्व। और ये कहते हैं एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट देयर फॉर्म कैन बी चेंज। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हां एनर्जी का फॉर्म बदल सकता है।
मैकेनिकल एनर्जी साउंड में बदल सकता है, मैकेनिकल एनर्जी हीट में बदल सकता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में बदल सकता है, मीन्स इंटरचेंज होते रहेगा, लेकिन सिस्टम के टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो समराइज करें, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज व्हाट? कंजर्व। या दूसरे ढंग से कहें, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट देयर फॉर्म कैन बी चेंज। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, एक कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मीन्स वहां से हमने कंक्लूजन निकाला, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज मास इज व्हाट? कंजर्व, कांस्टेंट। लेकिन अब देखिए, ये दोनों लॉ, दीज टू लॉ इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वैलिड थे। कब तक? जब तक कि आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का डेवलपमेंट, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का डेवलपमेंट हुआ, तो आइंस्टीन ने कहा कि ये एनर्जी और मास इंडिपेंडेंटली कंजर्व नहीं है, दे कैन बी इंटरचेंज बाय द रिलेशन E इक्वल टू mc²। मीन्स अगर m अमाउंट ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो कितनी एनर्जी मिलेगी? E इक्वल टू mc², वेयर c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आइंस्टीन का फेमस रिलेशन है। इस रिलेशन से हम मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। मीन्स यहां से एक कंक्लूजन निकला कि मास एंड एनर्जी independently are not conserved. They can be what? Interchange by this famous Einstein's relation E is equal to mc²। एक और लॉ हमने इन्वेंट किया था, आपने 9th में पढ़ा है, जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मोमेंटम ऑफ एन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट विथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां थोड़ी सी बातें बदलती हैं। इसे देखिए बेटा, ट्रांसलेशन मोशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मोशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कार को धक्का देना, ट्रक को धक्का देना, साइकिल वाले को धक्का देना, फोर्स लगाना है, वो ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन हम दरवाजे को जब खोलते हैं और बंद करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर इज व्हाट? रोटेशनल मोशन। तो जैसे ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स की जरूरत होती है, इन सिमिलर वे in rotational motion we need torque. What? For rotational motion we need what? Torque। जैसे दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं, वहां पर हमें फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? टॉर्क। तो देखिए, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करे, मीन्स टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई? जैसे मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये दोनों लॉ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
तो चार्ज इज व्हाट, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का फॉर्म बदल सकता है, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल क्रिएट भी हो सकता है और चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ मास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मींस नेचर में जो कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है दो तरह की हैं, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। लेकिन ये जो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद हम आपको एक बात बताएंगे, जैसे हमने डिफरेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आइंस्टीन्स की थियरी आई तो कहा गया कि मास और एनर्जी इंडिपेंडेंटली कंजर्व नहीं है। मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को किस में बदल सकते हैं, मास में बदल सकते हैं, बाय दिस रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये जो लॉज है जो हमने अभी आपको बताया है, ये देखने में बड़े सिंपल हैं, बहुत ही जनरल हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और एक बात है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मीन्स मैक्रो डोमेन और माइक्रो डोमेन ऑफ फिजिक्स दोनों में एग्जैक्टली हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ और बातें बताना चाहेंगे। देखिए आपने या हमने कहीं पढ़ा सिमेट्री, नेचर लव्स विथ सिमेट्री। इसको हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे। इसी मान लीजिए आज की डेट में एक रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन फिर कितने दिन बाद आएगा, आफ्टर 1 ईयर रिपीट होगा। अब देखिए कंजर्वेशन लॉ हैव डीप कनेक्शन with symmetry of nature which you will explore in more advanced course of physics। जो कंजर्वेशन लॉ हैं उनका नेचर की सिमेट्री के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, लेकिन उसको हम कब समझेंगे, कब जानेंगे, इन हायर क्लासेस। तो आगे की जो बातें हम बताने वाले हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको आज की डेट में समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के तौर पर एक नॉलेज को इनरिच करने के लिए हम आपको बताएंगे। क्या हमने बताया भाई यहां पर कि कंजर्वेशन लॉ हैव डीप कनेक्शन विद द सिमेट्री ऑफ नेचर विच यू विल एक्सप्लोर इन मोर एडवांस कोर्स ऑफ फिजिक्स। सिमेट्री का और कंजर्वेशन लॉ का, कंजर्वेशन प्रिंसिपल का बहुत ही कनेक्शन है, लेकिन उसे हम आज की डेट में नहीं समझ पाएंगे। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मोर एडवांस ऑफ फिजिक्स में पढ़ना होगा। तो वी विल वेट अबाउट इट। यहां पर देखिए हमने कहा कि आज अगर रेनी सीजन है 2 महीने 3 महीने,
तो रिपीट कब होगा? आफ्टर 1 ईयर। मीन्स अगर कोई भी फिनोमेना है आज हो रहा है तो क्या होगा? रिपीट करेगा आफ्टर सम टाइम। ये है सिमेट्री। इसको और हम क्लियर करेंगे। ये सिमेट्री यहां पर हम 3 तरह से पढ़ेंगे। सिमेट्री इन टाइम, सिमेट्री इन स्पेस एंड सिमेट्री इन डायरेक्शन। सिमेट्री इन टाइम मीन्स व्हाट? अगर हम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, सेम एक्सपेरिमेंट करें आफ्टर सम टाइम, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की कंडीशन क्या हो? सेम हो। एटमॉस्फेयर क्या हो? सेम हो। ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट क्या हो? सेम हो। तो जो रिजल्ट आज मिलेगा वही रिजल्ट 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद ही मिलेगा। मीन्स इफ वी आर रिपीटिंग सेम एक्सपेरिमेंट, if we are repeating same experiment with same condition, with same operators, after some time we will get same result. रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसे हम कहते हैं सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए देखिए, सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी कनेक्शन है किसका? सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम किसके इक्विवेलेंट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इस बात को आज की डेट में हमें आपको बताना डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आप एज ए इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरा है सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन पोजीशन इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए पोजीशन, इसको मैं कैसे एग्जांपल से बताऊंगा? देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट। अर्थ सरफेस पर भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट मून पर भी है। लेकिन अंतर कहां है? दोनों जगह में कंडीशन बदल गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदल गया, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दोनों जगह होल्ड करता है। मीन्स नेचर का अगर कोई भी लॉ है तो इट विल होल्ड इन एनी प्लेस, एनीवेयर इन स्पेस। इसे क्या कहते हैं? सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, ये जो स्पेस है, यूनिवर्स है, इसमें कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है। प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि कोई भी फेनोमेना किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हाँ, कंडीशन बदल जाएगी तो रिजल्ट बदल जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल रूल है, जो फंडामेंटल लॉ है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन डायरेक्शन इज व्हाट? इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या हमने कहा? सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए 3 इंपॉर्टेंट बातें मिली। सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, स्पेस इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन आई एम सेइंग, यहां पर हमने जितनी बातें लिखा है आज की डेट में आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने आपको केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया। और इन्हीं बातों के साथ हमारा 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की बातों को अगर हम समराइज करें और फैक्ट को बताना चाहें तो हमने क्या कहा, हमारे नेचर में जो फिजिसिस्ट हैं यूनिवर्स को, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे इन्वेंट दोज लॉ विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फिनोमेना का जो फैक्ट है उसे हम समराइज करें और फैक्ट को सबके सामने रख सकें। फिर हमने बताया कि जब कोई नेचुरल फिनोमेना होता है तो उस फिनोमेना में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती हैं। एक जो टाइम के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो दूसरी हैं वो टाइम के साथ नहीं बदलती हैं। और जो टाइम के साथ नहीं बदलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी। उसमें हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, मास क्या है, कंजर्व है। लेकिन ये दोनों कब तक सही था, जब तक आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं डेवलप हुई थी। जैसे ही आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का डेवलपमेंट हुआ, कहा गया मास और एनर्जी इंडिपेंडेंटली कंजर्व नहीं है। मास और एनर्जी को म्यूचुअली इंटरचेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। 9th में आपने पढ़ा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स linear momentum of the system is conserved. In the absence of external torque, angular momentum of the system is conserved. Conservation of charge. Charge is neither created nor destroyed, but charged particle can be created or destroyed. इसे आप 11th 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसे 11th के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, इसे आप 11th के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे और इसे आप 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। और इसको केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 11th की फिजिक्स चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर एक बार यहाँ आ जाएं, कंजर्वेशन लॉ का और नेचर की सिमेट्री के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, लेकिन इसे हम एडवांस फिजिक्स में पढ़ेंगे। सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन is equivalent, translation in time is equivalent to what, conservation of energy. Symmetry of nature with respect to translation in position is equivalent to what, conservation of linear momentum. Symmetry of nature with respect to direction is equivalent to conservation of angular momentum. With this I am concluding this lecture. I hope you will like it. With this, again I am requesting, please see entire video, subscribe the channel, like and make their own comment as well as share among their own friends. With this, I am concluding this lecture. Okay.